नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग म्यूचुअल फंड्स के ऊपर थोड़ा सा बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स में यदि आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज जनवरी 2022 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली इस वीडियो में मैं आपको किस तरह का पोर्टफोलियो आपने मैनेज करना है आपके इन्वेस्टमेंट में, और साथ में ये पोर्टफोलियो जो मैं बताने वाला हूं आपको जो है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रहेगा। सो रिस्क प्रोफाइल मतलब आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप एक मॉडरेटली एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप जो है बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, नहीं मुझे बैलेंस्ड चाहिए मेरा पोर्टफोलियो, इस तरह के सवाल अगर आएंगे। और इसके बाद मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने पे मुझे कौन से फंड्स में कितना परसेंट जो है मेरा एसआईपी जाना चाहिए, लमसम होना चाहिए, अगर ऐसे सब सवाल आपके दिमाग में है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको उन्हीं सवाल के जवाब मैं देने वाला हूँ। मेरा नाम गाली सरीश, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और ये वीडियो आप जो देख रहे हो, ये मेरे वीडियो चैनल शेप योर लाइफ में आप देख रहे हो। तो चलिए हम लोग इस विषय पे और अधिक चीजों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा इन्फ्लोस किसी फंड में आए हैं, तो वो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। और ये फंड जो है मल्टी कैप फंड। सो मल्टी कैप फंड में होता क्या है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैप के कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बट यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन तरीके से किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपको मल्टी कैप फंड के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट्स में बिल्कुल डाल सकते हो, मैं आपको उस फंड के बारे में अधिक जानकारी मैं दूंगा। और ओवरऑल एयूएम किसका किस जगह पर ज्यादा है अगर आप देखना चाहते हो, तो फ्लेक्सी कैप फंड और लार्ज कैप फंड का जो है सबसे ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि फ्लेक्सी कैप में लोग जो है लोगों को आइडिया नहीं है, और लोग ये चाहते हैं कि हाँ नहीं, मैं अपना पैसा जो है ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करूं ताकि फंड मैनेजर को इसका दोनों लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में जो है एक्सपोजर लेने का जो है वो ऑप्शन मिलना चाहिए। और इस वजह से होता भी ये है कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ जो है ज्यादा एक्सपोजर जो है मैं हाई रिस्क कैटेगरी में मैं नहीं जा रहा हूं, तो उस पॉइंट को भी देखिए, ये फ्लेक्सी कैप कवर करता है। और लार्ज कैप मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इसके अलावा जो है बेस्ट फंड इन द सेंस मतलब बेस्ट कंपनीज जो लार्ज कैप कैटेगरीज में आते हैं। तो लार्ज बड़े कंपनीज हैं, बड़े कंपनीज में ही मैं पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। पैसे जो है अपने पैसे पे मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर उस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है, तो आप जो है लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो डेफिनेटली इस सोच के साथ बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो इस वजह से जो है आप यहाँ पर जो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप फंड में जो पैसा आप देख रहे हो, तो सबसे ज्यादा पैसा जो है इन दो कैटेगरीज में ही हम लोग देख रहे हैं। और एक और कैटेगरी है जहां पर बहुत लोग जो है इंटरेस्टेड रहते हैं, और वो हाइब्रिड कैटेगरीज के नाम से होता है। तो नॉर्मली होता है यहाँ पर ये कि डेट फंड कैटेगरी और इक्विटी फंड कैटेगरी, दोनों कैटेगरीज के जो है फंड्स, जो बेसिकली फंड्स नहीं बोलेंगे, कंपनीज बोलेंगे, सिक्योरिटीज बोलेंगे, डेट पेपर्स और इक्विटीज में दोनों में अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब एक ही स्कीम में मुझे इस दोनों का एक्सपोजर सही तरह से लेना है, तो उस तरह के कैटेगरीज आपको जो है हाइब्रिड फंड्स में मिलेंगे। और सबसे ज्यादा जो है इनफ्लो हम लोग जो देख रहे हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तब लोगों को आइडिया नहीं रहता है, लोगों को समझ भी नहीं आता है, अरे कौन सी जगह पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उस समय पे जो है आपको ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसको जो है डायनामिक एसेट एलोकेशन के नाम से भी कोई स्कीम जो है यहाँ पर उसको मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर देखिए, इससे अलावा यहाँ पर फाइनली अगर हम लोग नेट एयूएम, तो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा एयूएम कौन से कैटेगरीज में है, तो यहाँ पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एग्रेसिवली हाइब्रिड फंड। सो यहाँ पर एग्रेसिवली हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज्यादा रहता है, डेट एक्सपोजर थोड़ा सा कम मिलेगा। तो बेसिकली बहुत बहुत अच्छा
पॉइंट है। और एक और चीज बेसिकली बहुत लोग जो है कम यूटिलाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो ये है पिछले साल ये इस पर्टिकुलर इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने फोकस किया है। स्पेसिफिकली एएमसी जो है एजुकेट करना चाहते हैं लोगों के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अगर वो म्यूचुअल फंड की तरफ नजर डालते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस कैटेगरीज में आपको जो है आपका ये मल्टी एसेट एलोकेशन का जो है थोड़ा सा आप सोच के इस पर्टिकुलर कैटेगरी चुनिएगा। ये पॉइंट के साथ जो है एएमसी बहुत ज्यादा 2020 2021 2 साल कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो डेफिनेटली आप इसके बारे में और अधिक समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली मेरे वीडियोस में मैं उस चीज को और फर्दर क्लैरिफाई करूंगा। और यहाँ पर सबसे विशेष चीज दोस्तों, दो चीजों पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक तो इंडेक्स फंड और एक गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इससे बढ़िया आपको जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। फिजिकल गोल्ड के से आप जो है वो परेशान हो गए हो। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, फिजिकल गोल्ड के साथ जो है लॉकर में रखना है या फिजिकल गोल्ड घर पे रखना है, सेफ नहीं है। इस तरह के सोच अगर है तो आप जो है आपके इन्वेस्टमेंट को गोल्ड ईटीएफ में आप शिफ्ट कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा पैसा इंडेक्स फंड और गोल्ड फंड में आ गया है। और इस कैटेगरीज में आप देख सकते हो इंडेक्स फंड में और गोल्ड ईटीएफ में कितना ज्यादा पैसा आ रहा है। तो बहुत ही लोग जो है कॉन्शियस हो गए हैं, और जितना ज्यादा इस कैटेगरीज में जो है इन्वेस्टमेंट हो सकता है आप लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल आपका भी अगर ये सोच है तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक्सपोजर, मतलब आपको ये जो है मार्केट में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और ये दो कैटेगरीज बहुत ही एसेंशियल माने जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप भी अगर चाहते हो तो डेफिनेटली इस तरह के जो है आप बिल्कुल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ला सकते हो। डेट फंड की बात करते हैं तो डेट फंड में अधिकतर हम लोग जो बात करते हैं तो लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड के ऊपर ही बात करते हैं। और लिक्विड फंड से भी बहुत ज्यादा पैसा जो है बाहर निकल रहा है। तो ये आप किस समय आप इसको यूटिलाइज करोगे? एक दिन से लेके मैं अगर 45 दिन का मुझे टाइम है तो मैं इन दोनों फंड्स को यूटिलाइज करूंगा। सिर्फ मैं ओवरनाइट फंड्स को ही अगर मैं ध्यान देता हूं, एक दिन से लेके 7 दिन के अंदर अगर मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं ओवरनाइट फंड यूटिलाइज करूंगा। 7 दिन के ज्यादा अगर मैं पैसों को यूटिलाइज नहीं करता हूं और मैं डिसीजन नहीं लेता हूं कि हाँ, मतलब मैंने एक प्लॉट बेच दिया, प्लॉट बेचने के बाद मेरे पास 40 लाख आ गए, तो 40 लाख को मैं सेविंग फंड में ना रखते हुए मैं उसको ओवरनाइट फंड में शिफ्ट कर लूंगा। और 3-4 दिन बाद मैं उसको फिर से निकाल के मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। और यदि यदि जो है ये टाइम और बढ़ जाता है तो आप ओवरनाइट फंड से लिक्विड फंड में स्विच कर लो और वहां पे रहने दीजिए जब तक आप जो है उस बड़े अमाउंट के साथ आप एक फर्दर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान आप नहीं बनाते हो तो उसको एज इट इज रहने दीजिएगा। तो ये चीजों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से नहीं समझती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा। बट डेफिनेटली इन फंड्स को भी आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जरूर लाइएगा। और इसके साथ बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है जहां पर बहुत ज्यादा इन्फो जो है बेसिकली पैसा आता है, वो है मनी मार्केट फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स। सो बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पीएसयू बैंक्स में ही जो है पैसा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उन पेपर्स में ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, प्योर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पेपर्स अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के अंदर कवर होता है। और इसके साथ जो है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन और लो ड्यूरेशन फंड में बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट आता है और यहाँ पर भी आप उसको यहाँ पर देख सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। बेसिकली लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बट इस पर्टिकुलर टाइम में आप ये देख सकते हो कि यहाँ से पैसे बाहर भी निकल रहे हैं। तो डेफिनेटली इस सेगमेंट से पैसे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आज इस समय पे अगर आपका पैसा डेट फंड कैटेगरी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, डेट फंड कैटेगरी में अगर आपका पैसा अगर बहुत
सही तरह से आपका पैसा आना है तो ये दो कैटेगरीज में आपका 80% पैसा आपका जो है पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और बाकी के जो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट किए हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरीज में आप जो है उसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स के साथ जो है आप आपके इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग एसेट एलोकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली मैं टोटली एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, पूरा का पूरा जो है मेरा पैसा इक्विटी फंड्स में ही जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है 35% जो है लार्ज कैप फंड में जाना चाहिए, 30% जो है मिड कैप और जो है मिड कैप कैटेगरीज में पैसा जाना चाहिए, 20% जो है आप स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड में आपका पैसा जाना चाहिए, और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में जो है 15% आपका पैसा जाना चाहिए। तो ये बहुत ही क्रूशियल है दोस्तों। सो इक्विटी फंड में होता कैसा है कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और जो है मल्टी कैप, ये चारों का एक्सपोजर आप लेना चाहोगे, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये तीनों ये सेक्टर के हिसाब से हम लोग जो बात करते हैं लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये तीनों सेगमेंट के कंपनी जो है अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग परफॉर्मेंस दिया करते हैं। तो इसीलिए हमारा एक्सपोजर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इक्विटी फंड में आपने इतना तो रहना चाहिए। और जब हम लोग इक्विटी फंड की बात करते हैं तो कम से कम आपका 7 साल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। भले ही कंपनी जो है 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम देते हैं, बट ये टाइम फ्रेम मैं गलत बोलूंगा। सबसे आइडियल जो है 7 साल एंड 10 years एंड अबव। तो 7 से 10 साल के ऊपर अगर आप प्लान करते हो तो ही आप इक्विटी फंड में आइएगा, बहुत फायदा होगा। मॉडरेट एक्सपोजर अगर आप लेना चाहते हो, मतलब मैं पूरा का पूरा 100% जो है मैं इक्विटी में नहीं लेकर जाना चाहता हूं, तो उस केस में 20 और 80%, 20 आप डेट में जाओगे, 80% आप इक्विटी में जाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो इस कैटेगरी ऑफ इसमें आप चले जाइए। 30% आपको लार्ज कैप फंड, ये मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में 15%, मिड कैप में 20%। डेट पोर्शन आपका शॉर्ट टर्म डेट, इसको आप लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड में भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसका परसेंटेज जो है 20% होना चाहिए। और इक्विटी और इंडेक्स फंड में आपका 15% होना चाहिए। थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू है आपका, आप जो है इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहते हो, बट आपके साथ एज है, आप 35 साल के हो, 40 साल के हो, ऐसे अगर आपका जो है एज है तो डेफिनेटली आप 55% जो है आप इक्विटी परसेंट में आप जा सकते हो, 45% जो है आप डेट में एक्सपोजर ले सकते हो। तो इस तरह के कैटेगरी ऑफ फंड्स में आप चले जाओ, जहां पर जो है आपको बेसिकली डेट फंड से जो रिस्क जो है वो भी बहुत कम है। तो आइडियली सबसे डेट फंड्स में भी थोड़ा सा रिस्क जो है आपको इस कैटेगरी में मिलेगा, बट सबसे ज्यादा जो है आपको थोड़ा सा पैसा यहाँ पर भी आप शिफ्ट कर सकते हो। आपका एक्सपोजर, इक्विटी एक्सपोजर जो है इस साइड में ज्यादा है, और इसके साथ जो है आपको यहाँ पर भी आपको एक्सपोजर मिलता है। तो अलग अलग फंड्स में अलग अलग एक्सपोजर इक्विटी का रहता है कंप्लीटली जो है, बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बट एग्रेसिव फंड का एक्सपोजर जो है आपको बहुत ही ज्यादा देता है इक्विटी साइड पे। तो डेफिनेटली ये आपका जो है एक्सपोजर एक मॉडरेटली रिस्क के लिए है। सो एक मॉडरेट रिस्क हमने देखा है, कंजर्वेटिव रिस्क के लिए है। तो बैलेंस्ड होना चाहिए, मेरा इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए। तो ये 4 कैटेगरीज आपको जो है आपके इक्विटी एक्सपोजर देने वाले हैं। 75% जो है और 25% जो है आप डेट लेके चलोगे। तो इस पॉइंट के साथ देखिए, इस तरह से आप आपके इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स के परसेंटेज वाइज आप उसको अलॉट कर सकते हो। 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है तो इतना आपका इसमें होना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए। तो हर परसेंटेज का आपको फंड वाइज देखिएगा, और उसके बेसिस में आप आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर लीजिएगा। मुझे रिस्क ही नहीं लेना है, मैं पूरा का पूरा जो है 100% जो है मुझे डेट एक्सपोजर, मुझे इक्विटी तो चाहिए ही नहीं। अगर ऐसा आपका सोच है तो ये पूरा आप ले सकते हो एक्सपोजर। प्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 15%, फिर
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है तो ये एक्सपोजर, और एकदम से लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए तो उसके लिए हम लोग लिक्विड फंड्स यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग जो फंड की बात कर रहे हैं तो क्यों हम लोगों ने एक्सपोजर अपने जो है अलग अलग कैटेगरीज में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का रिटर्न पिछले एक साल में 26% है, निफ्टी 500 का 31% है, मिड कैप 100 का 45% है, और निफ्टी स्मॉल कैप का आपका 60% है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि पिछले एक साल का अगर रिटर्न मैं देखता हूँ तो मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत बेहतर रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू मेरा निफ्टी 500 और निफ्टी 50। तो पॉइंट यहाँ पर हमको समझना ये है कि मुझे अगर इक्विटी में रहना है तो इन सारे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का थोड़ा परसेंटेज जो है मुझे एक्सपोजर होना चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है मैंने जो आपको पोर्टफोलियो का जो है स्ट्रक्चर बताया है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो, और डेफिनेटली आज के समय पे आप इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए आप आपका जो है इन्वेस्टमेंट जो है आगे बढ़ा सकते हो। आपको यदि कुछ किसी भी इसमें आपको अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा है कि आपका म्यूचुअल फंड आज का ट्रेंड क्या है, और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो मैंने एक ओवरऑल आपको व्यू दिया है। तो डेफिनेटली ये एक जनरल व्यू है दोस्तों, बेसिकली एक जनरल व्यू रहता है, बट जब भी पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर होता है, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर होने के समय आपका जो है इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आप किस समय आप इसको विड्रॉ करना चाहते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल रिटायरमेंट के लिए, तो हर एक रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया जाता है फॉर म्यूचुअल फंड। सो डेफिनेटली इस पॉइंट के साथ आप आपका इन्वेस्टमेंट लेके चलिए। डेफिनेटली लॉन्गर टाइम पीरियड अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको जो है ग्रोथ भी मिलेगा, आपका रिस्क प्रोफाइल भी ध्यान रखा गया है, और जो है आपको मार्केट में रिस्क के साथ जो है आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से आपने जो है आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना के चलना है म्यूचुअल फंड्स में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।